हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कई सारे लोगों का वीडियो पे कमेंट्स आ रहा था कि हिंदी में पढ़ाइए, तो आज हम कोशिश करेंगे सारे लेक्चर को हिंदी में कवर करने के लिए। और जो भी वीडियो को देखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ अगर कोई भी डाउट हो वीडियो में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम उस डाउट को पूरा कर सके। आपका जो भी डाउट है उसको हम क्लियर कर सकते हैं। और जो भी आपको कमी दिखे वीडियो में, क्योंकि हम चैनल पे, हमारा अभी स्टार्टअप है चैनल पे, इसलिए अगर कुछ भी गलतियां होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ लॉकडाउन में हम इस तरह का स्टार्टअप किए हैं ताकि आप घर पे बैठकर सही से पढ़ाई कर सके। और जो भी बच्चे वीडियो को देखते हैं तो आप सिर्फ देखिए मत, जो भी आपको बताया जाता है आप उसका एक अच्छा तरीका से नोट्स बना लीजिए। तो खास करके हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उससे भी हम यही कहूँगा कि आप नोट्स को बनाते जाइए, और जो भी डाउट लगे उसे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग, और कोशिश करेंगे कि हिंदी में भी हो और इंग्लिश, कुछ हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ रहे थे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़े थे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन किए थे। हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में सीखे कि किसी भी कंडक्टर को जब इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ दिया जाता है, जब किसी चालक को विद्युतीय क्षेत्र से जोड़ देते हैं, तो चालक में जो प्रेजेंस होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, वो फ्री इलेक्ट्रॉन एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। उस फ्री इलेक्ट्रॉन पे कहीं ना कहीं एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स के कारण वो इलेक्ट्रॉन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है। और जिस वेलोसिटी से, जिस वेग से वो चलना शुरू करता है, उसी वेग को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवाह वेग कहते हैं। फिर से सुन लीजिए आप कि जब हम किसी चालक को विद्युत क्षेत्र से जोड़ते हैं तो चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में कुछ न कुछ वेग से, कुछ न कुछ निश्चित वेग से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं। और वो जिस वेग से गति करते हैं उसी को हम कहते हैं अपवाह वेग, है ना। तो अपवाह वेग हम लोग पढ़ चुके हैं। बेसिकली अपवाह वेग जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी होता है। क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी, है ना। हम लोग पिछले क्लास में देखे भी थे कि जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से कोई जिग जैग चलते जाए, है ना, और उसका कुछ न कुछ डिस्प्लेसमेंट हो, मान लो ये ए वाला पॉइंट स्टार्टअप है और बी वाला पॉइंट एंडिंग है, तो ए और बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, सपोज हम डिस्प्लेसमेंट को x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? x। और इसका जो टाइम पीरियड है, इलेक्ट्रॉन को इस तरह से रैंडमली मोशन का जो भी टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड को हम t मान लें, तो इसका एवरेज वेलोसिटी जो होगा उसी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसलिए हम vt से लिखते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी इसका हो जाएगा x/t, है ना। और इसी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और इस टाइम पीरियड को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रिलैक्सेशन टाइम, है ना। रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। तो बेसिकली हम लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं पढ़ते हैं, बल्कि एक कंडक्टर बना करके हम लोग कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। और ये सारा कुछ हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप नोट्स बनाना, नोट डाउन करना शुरू कर दीजिएगा। चलिए, तो हम लोग हेडिंग डालते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी
हिंदी में भी लिख देते हैं अपवाह वेग तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। हम लोगों को अपवाह वेग जो हम पहले से पढ़ चुके हैं और विद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं, तो दोनों में क्या रिलेशन होगा इसको आज पढ़ने की हम लोग कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, है ना। चलिए, तो अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध पढ़ने के लिए हम सबसे पहले एक कंडक्टर की इमेजिन करते हैं कि सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है। ये सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। कुछ इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, ठीक है। और इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ देते हैं और सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड से हम इस कंडक्टर को जोड़ दिए, तो हम लोगों को पता है कि जैसे ही हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ते हैं तो कंडक्टर में जो प्रेजेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करना शुरू कर जाता है और वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चलना शुरू करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युतीय क्षेत्र ई की दिशा इस तरफ है। अगर हम नाम लिख दें इसकी ए और बी, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ए से बी की ओर है और सारा का सारा इलेक्ट्रॉन बी से ए की ओर चलना शुरू करता है। चलिए, यहां तक के समझने में कोई दिक्कत? तो इलेक्ट्रॉन बी से ए की तरफ हम एक इलेक्ट्रॉन का मोशन का डायरेक्शन को हम दिखा देते हैं, है ना। और हम सबसे पहले कुछ साइड में करके हम देखते हैं, जो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं उस नॉलेज की चर्चा करते हैं। हम लोगों को पता है कि जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है तो उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आ जाता है। क्या आ जाता है? एक्सेलरेशन, त्वरण, है ना। जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएंगे, पुश करेंगे, जैसे कि ऑब्जेक्ट है इस पे हम फोर्स लगाएंगे, पुश करेंगे, तो इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है, त्वरण आ जाएगा। कुछ न कुछ त्वरण से ये आगे बढ़ना शुरू करेगा। तो हम लोग को पता है कि जैसे एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे हम एफ फोर्स अप्लाई कर दे, तो जैसे हम एफ फोर्स अप्लाई करेंगे एम मास वाले ऑब्जेक्ट पे, तो इसमें कुछ न कुछ त्वरण आ जाएगा, ठीक है, और वो त्वरण को हम ए मान लेते हैं। तो फॉर्मूला बन जाता है F इज इक्वल टू एम इंटू ए, है ना। इस तरह से फॉर्मूला बन जाता है। तो हम लोग को पता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी वस्तु पे हम बल लगाएंगे तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? त्वरण उत्पन्न होगा, है ना। तो सेम क्रिया यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही अप्लाई करेंगे किसी कंडक्टर पे, तो हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर पे अप्लाई करते हैं, किसी चालक से जोड़ते हैं, तो चालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन किसी न किसी बल को एक्सपीरियंस करता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र जो है इस इलेक्ट्रॉन पे बल लगाता है ना। अगर हम और अच्छे से देखें तो विद्युत क्षेत्र कुछ इस तरह से होता है कि एक तरफ का प्लस और दूसरे तरफ का माइनस। तो देखो, तो ये इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है, और यहाँ पे प्लस चार्ज है। तो ये प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, है ना, कुछ ना कुछ ताकत से खींचेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, और जिस बल से खींचता है वो, उसको हम विद्युतीय बल कहते हैं, ठीक है। और उस बल का फॉर्मूला हमको पता है, F इज इक्वल टू Q इंटू ई। Q होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम E मान ले अगर, तो F इज इक्वल टू Q के जगह पे क्या हो जाएगा? E, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हम माने हैं उसकी इंटेंसिटी को, तो कैपिटल E। तो F इज इक्वल टू E इंटू ई हो जाएगा। अब
चूंकि हम लोग रिलेशनशिप जानते हैं न्यूटन से सेकंड लॉ से, F इज इक्वल टू एम ए, है ना। तो इस F के जगह पे हम एम ए को जब पुट करेंगे तो m इंटू ए इज इक्वल टू ई इंटू ई हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से हम चाहें तो एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन एम। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन एम हो जाएगा, है ना। तो ये एक्सेलरेशन का वैल्यू हमको फाइंड हो गया और ये वैल्यू हमको अभी यहाँ पे इस्तेमाल करने में काम आएगा। चलिए यहां तक के समझने में कोई दिक्कत अगर नहीं हो तो आप इसे रफली आप इसको कहीं पर भी नोट डाउन कर सकते हैं, रफली आप इसको समझ सकते हैं। हम लोग अब चलते हैं, कोशिश करते हैं अपवावेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध को समझने की। चलिए फिर से कंडक्टर बना लेते हैं। चलिए हम फिर से कंडक्टर बना लिए, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन को हम शो कर देते हैं। चलिए शो कर दिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड से हम जोड़े हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी शो कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि आप हिंदी में ही लिखिए, तो हम हिंदी में ही लिखेंगे और इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे दोनों में रिलेशन। तो हमने जो जो चीज माना है, जो जो चीज सपोज किया है उसके बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने एक कंडक्टर माना है ना, और उसको हम ई इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ दिए हैं। तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं कि माना एक चालक जिसे ई विद्युत क्षेत्र से जोड़ने पर चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के कारण बल महसूस करते हैं या बल एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। इस बल के कारण चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स, इस बल के कारण चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स में त्वरण, कितना त्वरण आ जाता है अभी हमने चेक करके देखा था, सारा कुछ को फाइंड किया था इस डेटा से। तो त्वरण आ जाता है A इज इक्वल टू ई अपॉन एम। तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स में त्वरण A इज इक्वल टू ई अपॉन एम आ जाता है। चलिए तो आप पहले इतना को नोट डाउन कर लीजिए। हमने जो चालक को सपोज किया है, जो कंडक्टर को सपोज किया है, उस कंडक्टर के बारे में, और जब कंडक्टर पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने यहाँ पे लिखा है ना। माना एक चालक जिससे ई विद्युत क्षेत्र से जोड़ने पर चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स विद्युत क्षेत्र के कारण, इस क्षेत्र के कारण बल महसूस करते हैं, और इस बल के कारण चालक में जो उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स पे कितना त्वरण आता है, ई अपॉन एम, इतना त्वरण आ जाता है। चलिए यहां तक के समझने में कोई दिक्कत नहीं। आपको एक चीज है कि जब हम किसी चालक को, जब हम किसी कंडक्टर को बिना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़े, जब हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं जोड़ते हैं, तो जो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी 0 होता है। कितना होता है? 0। तो जब हम किसी कंडक्टर को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं जोड़ते हैं तो उसका इनिशियली एवरेज वेलोसिटी कितना होता है? 0 होता है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ देते हैं तो कुछ ना कुछ उसका एवरेज वेलोसिटी होता है, और उसी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? अपवाह वेग कहते हैं। तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहां तक के डेटा आप उम्मीद करते हैं लिख चुके होंगे। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम फिर से सपोज करते हैं, पैराग्राफ चेंज करके आप लिखिएगा। सपोज हम करते हैं कि इस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या सपोज n है, स्मॉल n है ना। यानी इस तरह से लिख ले कि मान ले कि चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या स्मॉल n हो तथा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन्स U1, U2, U3 डॉट डॉट UN वेग से गति कर रहा हो। और ये गति कब कर रहा था? इनिशियली, है ना। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे हम ऐड कर सकते हैं का प्रारंभिक वेग U1, U2, U3 डॉट डॉट UN हो। इस तरह से आप चाहे तो लिख सकते हैं, है ना। हमने क्या माना कि जो हमारे पास कंडक्टर है, जो चालक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है? n है ना। और वो जो n इलेक्ट्रॉन्स है, सबका जो वेग है वो क्या है? U1 है, किसी का U1 है, किसी का U2 है, किसी का U3 है। इस तरह से मेरे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो किसी का UN है। इस तरह से चलते जा रहा है ना। UN अगर 10 तक के होता तो n का वैल्यू अगर 10 होता तो हम लोग 10 तक के लेते, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 10 तक के लेते। तो कितना इलेक्ट्रॉन है मुझे नहीं पता, हमने सिर्फ मान लिया कितना इलेक्ट्रॉन? n इलेक्ट्रॉन। और सभी इलेक्ट्रॉन्स का इनिशियल वेग, है ना, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग मीन्स जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं जोड़े हैं तब का वेग कितना है? U1, U2, U3, UN, इस तरह से है। अब हम जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ देते हैं, है ना, यानी कि जब इसे मीन्स चालक को, ठीक है, जब इसे, या हम लिख ही देते हैं, जब चालक को विद्युत क्षेत्र से जोड़ दिया जाता है तब t समय में इलेक्ट्रॉन्स का वेग लिख करके आप डैश दे सकते हैं, है ना। तो अब हम क्या किए कि अब इस चालक को ई विद्युत क्षेत्र से जोड़ दिए। तो जब हम चालक को विद्युत क्षेत्र से जोड़ दिए तब टी समय के बाद, यानी कुछ देर के बाद, जब हम जोड़े थे तो जोड़ने से पहले का टाइम कुछ और था, और जब जोड़ दिए तो कुछ न कुछ टाइम हुआ, है ना। तो उस टाइम को हमने क्या मान लिया? टी मान लिया। तो जोड़ दे तब टी समय के बाद, ये आपका टी है, ठीक है। टी समय में इलेक्ट्रॉन्स का वेग, तो इलेक्ट्रॉन्स का वेग क्या हो जाएगा? तो पहले इसका वेग था U1, U2, किसी का U3, किसी का UN। अब हम जब जोड़ दिए तो टी समय के बाद इलेक्ट्रॉन्स का वेग कितना होगा? तो हम फिर से सारा चीज को हम आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको साफ करेंगे। थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ जा रहा लेक्चर के हिसाब से। चलिए, तो हम लोग फाइनल वेग देख रहे थे कि जब हम विद्युत क्षेत्र से कंडक्टर को जोड़ देते हैं तो उसका फाइनल वेग क्या होगा, है ना। पहले इनिशियली वेग, इनिशियली वेलोसिटी को हमने U1, U2, UN इस तरह से मान लिया। अब फाइनल वेलोसिटी क्या होगा टी टाइम के बाद? तो हम काइनेमैटिक्स में हम लोग मोशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है, गति का समीकरण जो हम पढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम पढ़ते हैं तो वहां पे हमने इक्वेशन पढ़ा था V इज इक्वल टू U प्लस AT। हम फिर से लिख देते हैं सारे के सारे गति के समीकरण को। V इज इक्वल टू U प्लस AT, एक होता है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, एक होता है V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, है ना। तो इसमें हम लोग इस इक्वेशन को यूज करने वाले हैं, V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो हम क्या देखते हैं कि पहले वाले जो इलेक्ट्रॉन्स था, यानी जिसको हमने, जिसका वेग को, जिसका इनिशियल वेलोसिटी को हमने U1 माना, उसका फाइनल वेलोसिटी V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? U1 प्लस AT1,
ठीक है, इस तरह से हो जाएगा V1 इज इक्वल टू U1 प्लस 81। उसके बाद देखेंगे दूसरे वाले का, तो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा U2 प्लस 82, V3 इज इक्वल टू हो जाएगा U3 प्लस 83। इसी तरीका से Vn इज इक्वल टू हो जाएगा UN प्लस 80n। यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का, पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स का U1 था तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या मानेंगे हम, V1 मानेंगे। इक्वेशन के हिसाब से V इज इक्वल टू U प्लस 80 होता है, तो V1 इज इक्वल टू U1 प्लस 81 होगा। V2 इज इक्वल टू U2 प्लस 82 हो जाएगा। V3 इज इक्वल टू U3 प्लस 83 हो जाएगा। Vn इज इक्वल टू UN प्लस 18 हो जाएगा। हम देख रहे हैं यहाँ पे ए चेंज नहीं हो रहा, तो आप चूंकि A इज इक्वल टू आपको दिखाया गया E अपॉन M, तो देखिए तो आप इस डेटा में A इज इक्वल टू E, A मीन्स इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, चाहे वो जितना भी घूमते रहे। E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बार हमने अप्लाई कर दिया वो फिक्स हो गया। M यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स है ना, तो इसलिए A का मान चेंज नहीं हो रहा। बाकी रिलैक्सेशन टाइम सबका अलग अलग हो सकता है और फाइनल वेलोसिटी भी सबका अलग अलग हो सकता है। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी V1, V2, V3 और Vn मिल गई है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग को पता है कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के एवरेज वेलोसिटी के बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं Vd इज इक्वल टू V अपॉन N। ठीक है, इस तरह से, यानी सारा का सारा वेलोसिटी को हम जब जोड़ दें तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn मिल जाएगा, है ना। तो Vd इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vn। यहाँ पे हम चाहे तो ऐड कर सकते हैं, इसको हम ऐसे करके ऐड कर सकते हैं। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, टर्ली हम इसको जोड़ सकते हैं, प्लस डॉट डॉट Vn, इस तरह से। तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के एवरेज वेलोसिटी के बराबर होता है। और एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, तो टोटल, है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन्स के वेलोसिटी का सम और अपॉन जो भी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी। तो टोटल सम को हम V मान लिए और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमने पहले से मान चुका है N, तो N लिख लिए। अब V अपॉन N इज इक्वल टू, V की जगह पे हम क्या रखते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस डॉट डॉट प्लस Vn अपॉन N। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे V1, तो V1 का वैल्यू कितना है, U1 प्लस 81, तो इसको लिख देते हैं U1 प्लस 81। V2 का वैल्यू U2 प्लस 82, V3 का वैल्यू U3 प्लस 83 प्लस डॉट डॉट Vn का वैल्यू UN प्लस 80 अपॉन N। ये आपका यहां तक के ऐड हो गया, है ना। हमने V1 का वैल्यू, V2 का वैल्यू, V3 का वैल्यू और Vn का वैल्यू, जो भी हम जितना चाहे तो लिख सकते हैं, है ना, यहां तक के, और अपॉन N। अब यहां से हम क्या करते हैं कि U को हम एक जगह पे कर लेते हैं, तो U1 प्लस, यहाँ पे देख रहे हैं U2 प्लस, यहाँ पे देख रहे हैं U3 प्लस UN, है ना। उसके बाद फिर से लिखेंगे प्लस 81 प्लस 82 प्लस 83 प्लस 80n अपॉन N। ये जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर आ रहा है। चलिए यहां तक कि आप ऐड कर सकते हैं। हम इधर साइड इसको क्लियर करके चलिए अब देखते हैं U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN। हम इसमें सेपरेट करते हैं कि N को हम नीचे जो है N उसको हम दो टर्म में बांट देते हैं। तो Vd इज इक्वल टू, हर में जो N दिख रहा हमको उसको हम कॉमन ले ले या फिर बांट दे, ऐसा समझ ले। 1/n ले लिए, यहाँ पे बचा U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट UN। उसके बाद हम फिर से प्लस बीच में दे दिए और फिर से 1/n से इधर वाले टर्म को डिवाइड कर दिए।
1/n इंटू AT1 प्लस AT2 प्लस डॉट डॉट ATN लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस ATN, इस तरह से ऐड कर दिए। अब VD इज इक्वल टू, अब देख रहे हैं कि 1/n इंटू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN। अब यहां से समझने वाली बात है, हमने इनिशियल वेलोसिटी जब हम कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं जोड़े थे तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या माने थे, U1 U2 U3। और हमको ये भी पता है कि जब किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं जोड़ते हैं तो उसका जो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका इनिशियली वेलोसिटी का एवरेज जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो U1 U2 U3 जो है ये हर एक इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ वेग है, और इसका टोटल जो है यहां से यहां तक जो आपको दिख रहा है ये इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज है। तो हमने क्या पढ़ा है कि जब कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं जोड़ते हैं तो उसका एवरेज क्या होता है, 0 होता है। तो ये एवरेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस अब यहां पे क्या बचा, 1/n इंटू AT1 प्लस AT2 प्लस AT3। तो हम क्या करते हैं, A को भी हम कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो A को कॉमन ले लिए तो इंटू A, अब अंदर में बचा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट Tn। इस तरह से हमको दिखा, और ये किसके बराबर है, VD के बराबर है ना। अब फिर से लिखेंगे VD बराबर, अब देखते हैं तो 0 में किसी को हम जोड़े तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 0 से जोड़े तो सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या बचा, A/n, ठीक है। तो A/n को हम इस तरह से लिख सकते हैं, A को हम ऐसे लिख देते हैं, और 1/n यानी T1 प्लस T2 प्लस T3 यानी टाइम का जो एवरेज आएगा वो टाइम ही देगा, है ना। जैसे हम किसी भी चीज का, जैसे हम मान लो चीनी का मूल्य है आज 10 रुपये किलो था, कल 20 रुपया, परसों 30 रुपया, तो अगर हम उसका एवरेज निकालेंगे तो उसका जो एवरेज आएगा वो रुपया में ही आएगा, है ना। अगर हम टाइम का देखेंगे तो टाइम का एवरेज टाइम में ही आएगा। तो जो भी जो चीज, जैसे हम किलोमीटर का देखेंगे तो किलोमीटर में ही एवरेज आएगा उसका, मीटर का देखेंगे तो मीटर में एवरेज आएगा। तो जो जिसका यूनिट होता है वो उसका एवरेज वही सेम चीज होता है। तो सेम यहां पर भी है कि टाइम को अगर हम जोड़ेंगे तो इसका टोटल सम क्या आएगा, टाइम ही आएगा। जैसे 2 घंटा प्लस 3 घंटा प्लस 4 घंटा, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 3-4 घंटा को जोड़ेंगे तो वो दर्जन में हमको दे देगा, है ना। तो जब भी टाइम को हम जोड़ेंगे तो किस में आएगा, वो टाइम में ही आएगा, है ना। तो टाइम का एवरेज हो जाएगा, यानी 1/n, इसको हम एक बार लिख देते हैं, A इंटू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट Tn अपॉन n। तो ये टाइम का एवरेज है, और ये टाइम का एवरेज टाइम ही देगा। तो VD इज इक्वल टू A इंटू T मान लेते हैं, है ना। चलिए अब हम A के बारे में जानते हैं, चूंकि A इज इक्वल टू होता है E अपॉन M। तो VD इज इक्वल टू हो जाएगा, A की जगह पर रख देते हैं E अपॉन M, और ये T है तो T आ जाएगा। यही रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। तो आपका ये थ्योरी कंप्लीट होगी। अब आप इसे अच्छी तरीका से नोट डाउन कर सकते हैं, और जितना हो सके आप रिवीजन कीजिए। थ्योरी को याद करना, रटना नहीं है, बल्कि आप जितना इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना आप इसको रिवीजन कीजिएगा, है ना, जितना आप लिख लिख के अपने से घर पे इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, उतना अच्छा से आपको याद रहेगा, और उतना ज्यादा दिन तक के याद रहेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि जो भी आपको हम आज बताए हैं उसको आप घर पे अच्छे तरीका से बैठ करके जितना हो सके आप उसको अच्छे तरीका से प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा से आपको याद रहेगा।